क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन गया? एक ऐसा शख्स जिसके नाम से मुंबई की अंडरवर्ल्ड कांपती थी, जिसके इशारे पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे झुक जाते थे और जिसने 1993 में मुंबई को खून के दरिया में तब्दील कर दिया। ये कहानी है डोंगरी के उस लड़के की जो दाऊद इब्राहिम बना। ये कहानी है उस इंसान की जिसने मुंबई की अंडरवर्ल्ड को एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट में बदल दिया और आज भी भारत सरकार जिसे पकड़ने के लिए करोड़ों का इनाम रखे बैठी है, लेकिन वो कराची की गलियों में सुरक्षित बैठा हुआ है। साल 1955, मुंबई का डोगरी इलाका। यहाँ की तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाली झुग्गियों में एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर का परिवार रहता था। 26 दिसंबर को उनके घर में एक लड़के ने जन्म लिया। नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कास्कर। इब्राहिम कास्कर ईमानदार पुलिस कांस्टेबल थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा एक दिन उसी सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा जिसकी वर्दी वो पहनते थे। डोंगरी उस जमाने में मुंबई का सबसे खतरनाक इलाका था। यहाँ गरीबी थी, बेरोजगारी थी और सबसे ज्यादा थे गुंडे और माफिया। दाऊद का बचपन इन्हीं गलियों में बीता। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा उसका ध्यान सड़क की जिंदगी में था। उसने देखा कि कैसे लोकल गुंडे दुकानदारों से हफ्ता वसूलते थे, कैसे पैसे और ताकत के दम पर इज्जत मिलती थी। जब दाऊद सिर्फ 15 साल का था तब उसने स्कूल छोड़ दिया। घर की माली हालत इतनी खराब थी कि उसे छोटे मोटे काम करने पड़े, लेकिन दाऊद के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने देखा था कि गरीबी में जीना कितना मुश्किल है और उसने तय कर लिया था कि वो कभी भी इस गरीबी में नहीं रहेगा। उसके बड़े भाई सबीर इब्राहिम पहले से ही छोटे मोटे अपराधों में शामिल थे। दाऊद ने भी उसी रास्ते पर कदम रखा। शुरुआत बहुत छोटी थी, छोटी चोरियां, स्मगलिंग का काम। लेकिन दाऊद के अंदर कुछ खास था। वो सिर्फ एक गुंडा नहीं बनना चाहता था, वो एक साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। 1970 के दशक में मुंबई की अंडरवर्ल्ड में दो बड़े नाम थे, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार। ये दोनों स्मगलिंग के बादशाह थे। दाऊद ने शुरुआत में हाजी मस्तान के गिरोह के साथ काम करना शुरू किया। वो सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान की तस्करी में हाथ बटाता था। लेकिन दाऊद सिर्फ एक मामूली वर्कर नहीं रहना चाहता था। उसने अपना खुद का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने बचपन के दोस्तों को इकट्ठा किया, छोटा राजन, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम और कई दूसरे युवा लड़के जो दाऊद की तरह डोंगरी और नागपाड़ा की गलियों से आए थे। धीरे धीरे दाऊद ने अपनी एक छोटी सी टीम बना ली। 1970 के अंत तक दाऊद ने अपना खुद का स्मगलिंग का धंधा खड़ा कर लिया। वो दुबई से सोना मंगवाता और मुंबई में बेचता। उसकी खासियत ये थी कि वो बहुत तेज, चालाक और बेरहम था। जो उसके रास्ते में आता उसे खत्म कर दिया जाता। दाऊद के बढ़ते प्रभाव को देखकर पुराने डॉन परेशान होने लगे, लेकिन उस वक्त तक दाऊद इतना ताकतवर हो चुका था कि उसे कोई रोक नहीं सकता था। 1980 का दशक आते आते दाऊद ने डी कंपनी की नींव रख दी। ये सिर्फ एक गैंग नहीं था, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल था। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रियल एस्टेट और बॉलीवुड में निवेश, सब कुछ। दाऊद ने मुंबई पुलिस, राजनेताओं और यहां तक कि कुछ पत्रकारों को भी अपनी जेब में रख लिया। उसकी खुफिया नेटवर्क इतनी मजबूत थी कि किसी भी पुलिस रेड से पहले उसे खबर मिल जाती थी। दाऊद अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। उसके कनेक्शंस दुबई, पाकिस्तान, थाईलैंड और यूरोप तक फैल चुके थे। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुका था। दाऊद की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1980 के दशक में मुंबई में कोई भी बड़ा बिजनेस या फिल्म प्रोडक्शन बिना उसकी मर्जी के नहीं हो सकता था। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और हीरो उससे डरते थे। 1980 के दशक के अंत में मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नया खूनी खेल शुरू हुआ। दाऊद के गिरोह और अरुण गवली के गिरोह के बीच जबरदस्त दुश्मनी शुरू हो गई। गलियों में खुलेआम गोलियां चलने लगी, सुपारी किलिंग आम हो गई। हर हफ्ते कोई ना कोई गैंगस्टर मारा जाता। इसी दौरान दाऊद ने अपने सबसे वफादार और खतरनाक शूटरों की एक टीम तैयार की। छोटा शकील, अबू सलेम और कई दूसरे नाम जो बाद में मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे डरावने चेहरे बने। लेकिन 1980 के अंत में दाऊद के लिए मुसीबत आने वाली थी। मुंबई पुलिस में कुछ ईमानदार और निडर अफसरों की एंट्री हुई। उन्होंने दाऊद के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। एनकाउंटर्स होने लगे। दाऊद के कई करीबी मारे गए या जेल में डाल दिए गए।
दाऊद को समझ आ गया कि अब मुंबई में रहना सुरक्षित नहीं है। 1986 में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई छोड़ दिया और हमेशा के लिए दुबई चला गया। लेकिन दुबई जाकर भी उसका मुंबई पर कंट्रोल खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने वहां से अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाया। उसने दुबई में एक आलीशान जिंदगी शुरू की, महंगी गाड़ियां, बड़े बंगले और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ गहरे संबंध। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में एक बहुत ही खतरनाक माहौल बन रहा था। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मुंबई में भी भयानक दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए। इस घटना ने दाऊद इब्राहिम के दिमाग में बदले की आग भड़का दी। उसने तय किया कि वो मुंबई को एक ऐसा सबक सिखाएगा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे खूनी आतंकवादी हमला। दाऊद ने पाकिस्तान की ISI और उसके ऑपरेटिव्स के साथ मिलकर एक भयानक साजिश रची। उसने तय किया कि मुंबई के सबसे अहम ठिकानों पर बम धमाके किए जाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार और कई दूसरी जगहों पर। पूरी योजना को बेहद गुप्त रखा गया। RDX और हथियारों को समुद्र के रास्ते से मुंबई लाया गया। दाऊद के भरोसेमंद लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। 12 मार्च 1993 शुक्रवार की दोपहर मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक 13 बम धमाके हुए। पूरा शहर दहल गया। इमारतें गिर गईं, सड़कों पर लाशें बिछ गईं, खून के दरिया बह गए। लगभग 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हो गए। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टेरर अटैक था। पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। जांच में यह साफ हो गया कि इस हमले के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था। उसने ISI की मदद से यह सब प्लान किया था। रातों रात दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन चुका था। भारत सरकार ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। इंटरपोल ने उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। लेकिन दाऊद पाकिस्तान की सुरक्षा में कराची में छिपा बैठा था। 1993 के बम धमाकों के बाद दाऊद के डी कंपनी में दरार पड़नी शुरू हो गई। उसका सबसे वफादार लेफ्टिनेंट छोटा राजन इस हमले से सहमत नहीं था। छोटा राजन ने महसूस किया कि दाऊद ने अपने देश के खिलाफ जाकर गद्दारी की है। उसने दाऊद से अलग होने का फैसला किया। इस तरह डी कंपनी 2 हिस्सों में बंट गई। दाऊद इब्राहिम गैंग और छोटा राजन गैंग, दोनों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। अगले 20 सालों तक ये दुश्मनी चलती रही। मुंबई से लेकर बैंकॉक, दुबई और थाईलैंड तक सुपारी किलिंग हुई। 1993 के बाद भारत सरकार ने दाऊद को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उसे सुरक्षा दी। पाकिस्तान ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि दाऊद उनके यहाँ है, लेकिन सभी खुफिया रिपोर्ट्स और सबूत यही कहते थे कि दाऊद कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक बेहद सुरक्षित बंगले में रह रहा है। वहाँ ISI उसकी 24 घंटे सुरक्षा करती है। दाऊद ने पाकिस्तान में रहकर भी अपना क्राइम नेटवर्क चालू रखा। एक्सटॉर्शन, हवाला, नशीली दवाओं की तस्करी, फर्जी नोटों की छपाई, ये सब उसके धंधे का हिस्सा थे। 2000 के दशक में भारत सरकार ने दाऊद को पकड़ने के लिए कई कोशिशें की। CBI, रॉ और दूसरी एजेंसियों ने उसे ट्रैक किया। कई बार उसकी लोकेशन का पता चला, लेकिन पाकिस्तान की मदद के बिना उसे पकड़ना नामुमकिन था। 2003 में अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में सुरक्षित बैठा रहा। 2011 में अमेरिका ने दाऊद के सिर पर $25 मिलियन यानी करीब 200 करोड़ रुपए का इनाम रखा। भारत सरकार ने भी उसे पकड़ने वाले को बड़ा इनाम देने का ऐलान किया, लेकिन दाऊद अब तक पकड़ में नहीं आया। इन सालों में दाऊद के कई करीबी पकड़े गए या मारे गए। अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। छोटा शकील अब भी पाकिस्तान में है। छोटा राजन को 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया। एक एक करके डी कंपनी के सभी बड़े चेहरे या तो जेल में हैं या मारे जा चुके हैं, लेकिन दाऊद आज भी बाहर है। हाल के सालों में कई खबरें आई हैं कि दाऊद की सेहत खराब है, उसे किडनी की बीमारी है और उसकी हालत गंभीर है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसे कोरोना हो गया था और वो बहुत बीमार हो गया था, लेकिन कोई भी पुष्टि नहीं हुई। आज 2025 में दाऊद इब्राहिम की उम्र करीब 70 साल हो चुकी है। वो अब भी कराची में छिपा हुआ है। भारत सरकार आज भी उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक पाकिस्तान उसे सुरक्षा देता रहेगा, दाऊद को पकड़ना बेहद मुश्किल है। दाऊद इब्राहिम की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने लालच, बेरहमी और गद्दारी के दम पर खुद को एक आतंकवादी में बदल दिया।
जिसने अपने ही देश के खिलाफ साजिश रची और सैकड़ों बेगुनाहों को मार डाला। आज भी मुंबई में डोंगरी की वो गलियां हैं जहां दाऊद पला बढ़ा था। आज भी वो इमारतें हैं जहां 1993 में बम फटे थे। और आज भी भारत के लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब दाऊद इब्राहिम को भारतीय अदालत के सामने खड़ा किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दिन कभी आएगा? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।